नमस्कार। हमारे इस सेल्फ मिशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने एक अपने देश के विलुप्तप्राय जानवरों के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की थी या वनस्पतियाँ थी, उनके ऊपर हमने सीरीज़ शुरू की थी कि हम लोग वहाँ पर बात करेंगे हमारे देश के जो भी विलुप्तप्राय जानवर हैं या वनस्पतियाँ, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे बचाया जा सकता है, हमारी गवर्नमेंट उनके ऊपर कौन-कौन से कार्य कर रही है, जिससे हम लोग उनको बचा सकते हैं। तो वो सीरीज काफी डिले हुई। मैंने उसमें सिर्फ एक ही वीडियो डाला था जो कि हमारा शेर के ऊपर था। उसमें काफी डिले हुआ कुछ दिक्कतों की वजह से, लेकिन आज हम लोग उसको फिर से दोबारा दोगुनी ताकत से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन की। ये हमारे देश में विलुप्त हो रही थी और काफी ज्यादा इनकी संख्या में गिरावट आई, काफी कम बची हमारे देश में, लेकिन फिर भी सरकार के काफी ज्यादा प्रयासों के कारण इसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी आई है। आइए हम लोग डॉल्फिन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये इनकी स्थिति हमारे देश में क्या है। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग डॉल्फिन की चर्चा के बारे में देखते हैं। तो गंगा डॉल्फिन व सिंधु नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन है। ये आपकी मीठे पानी गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन या सिंधु नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन ये हमारे यहाँ पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन लिख दिया है मैंने क्योंकि वो पाकिस्तान में पाई जाती है, या हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। जो पाकिस्तान में सिंधु नदी गई है वहां पर ये पाई जाती है। कुछ इंडिया के भागों में पाई जाती है, लेकिन ये मुख्यतः सिंधु नदी जो पाकिस्तान में हो उसमें पाई जाती है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें, भारत, नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान। गंगा नदी आपकी डॉल्फिन जो है या जो भी डॉल्फिन है, ये हमारी भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इलाकों में पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं। ये मुख्यतः आपकी गंगा नदी एवं सिंधु नदी में पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 18 मई 2009 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉल्फिन, हमारी जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको 18 मई 2009 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो प्लेट निस्टा गैंगटिका, प्लेट निस्टा गैंगटिका, प्लेट निस्टा गैंगटिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम प्ले निस्टा गैंगटिका। अगर आप लोग चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्ले निस्टा, प्लेट निस्टा गैंगटिका, प्लेट निस्टा गैंगटिका, गैंगटिका होगा आपका, प्लेट निस्टा गैंगटिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखें।
आगे हम लोग इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसा जलीय जीव है और इसके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बिठा रहा हूं। और आगे अगर बात करें तो ये एक नेत्रहीन जलीय जीव है। आप लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ये नेत्रहीन कैसे हो सकता है। तो ये एक नेत्रहीन जलीय जीव होता है। अभी आप सभी लोग बताइए किस किस ने डॉल्फिन देखी है एकदम सच में, किस किस ने डॉल्फिन देखी है। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हमारे यहाँ मैंने ऐसे कभी नदी या कहीं उस तरह नहीं देखा। हमारे यहाँ खूब बड़ी नहर है तो उसमें कभी कभी आ जाती है, जब बाढ़ का समय होता है तब ये इसमें आ जाती है। तो मैंने भी कई बार डॉल्फिन देखी है। हमारे यहाँ इसको सोच कहते हैं, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। अगर हम लोग बात करें तो ये नेत्रहीन जलीय जीव है। आप लोग नोट करते चलेंगे। जो लोग कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर अपने नेचर से रिलेटेड चीजों पर बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग इसकी भी बात कर रहे हैं। और अगर बात करें इसकी घ्राण यानी सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। लिख लेते हैं, सूंघने की शक्ति तीव्र, सूंघने की शक्ति इसकी तेज होती है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो विलुप्त प्राय इस जीव की संख्या वर्तमान में भारत में 2000 से भी कम रह गई है। हम लोग अगर इसमें आगे बात करें इसकी संख्या हमारे देश में इसकी संख्या 2000 से भी कम रह गई है। कुछ एजेंसियां इसको 1200 से 1800 के बीच में इनकी संख्या बताती हैं। मैंने रिसर्च के जरिए देखा, कुछ एजेंसियां इसको 1200 से 1800 के बीच में इसकी संख्या बताती हैं। इसके कुछ कारण भी हैं कि हमारे यहाँ की गंगा डॉल्फिन क्यों कम पड़ रही है। इसका कारण है बढ़ता प्रदूषण और बांधों का निर्माण एवं शिकार। बढ़ता प्रदूषण बांधों का निर्माण एवं शिकार। बांधों का निर्माण और प्रदूषण, आप लोगों को पता होगा प्रदूषण तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैं हर बार बात करता हूं कि सबसे ज्यादा जो हमारे दुनिया या देश में जानवर विलुप्त हो रहे हैं उसका कारण प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें हो रही हैं और जानवरों की संख्या में कमी आ रही है और कई सारे जानवर विलुप्त हो चुके हैं, कई विलुप्त होने की कगार पर है। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण हो गया। उसके बाद जो मानव विकास कर रहा है लगातार, उसमें देखिए अब एक बात आ गई कि बांधों का निर्माण इसके लिए एक कारण है। और शिकार, अब आप लोग सोचेंगे कि इसका शिकार करते क्या होंगे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आएगा कि खाने के लिए यूज करते होंगे। वो तो हाँ एक बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई कि खाने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं कि इसका तेल बनाते हैं जो कि अन्य मछलियों के पकड़ने के लिए चारे के रूप में यूज किया जाता है। इसके तेल से अन्य मछलियों को पकड़ने के लिए चारे की तरह प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि इसका शिकार क्यों करते हैं। इसका शिकार इसलिए करते हैं कि कुछ लोग खाने में
यूज करते होंगे, और उसके बाद इसका तेल जो निकालकर अन्य मछलियों को पकड़ने के लिए चारे की तरह यूज करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के नरोरा और बिहार के पटना शाही में बहुत थोड़े क्षेत्र में गंगा डॉल्फिन बची है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारे देश में, मैं मिटा रहा हूं इसको, वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश के नरोरा और बिहार के पटना साहिब, उत्तर प्रदेश के नरोरा और बिहार के पटना साहिब स्थान है। बिहार पटना साहिब, राजधानी बिहार की पटना साहिब के थोड़े से भाग में, थोड़े से भाग में, ये आपकी हमारे देश में बहुत कम बची हैं, और उसके बावजूद भी बिहार और पटना के थोड़े से इलाके में ये पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करें, बिहार व उत्तर प्रदेश में इसे सोंस, जबकि आसामी भाषा में सीहू के नाम से जानते हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश में सोंस मैंने आपको बताया, बिहार व उत्तर प्रदेश, यहां पर इसको क्या कहते हैं, सोंस कहेंगे। सोंस आ गई, सोंस आप लोगों ने सुना होगा अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और आसामी भाषा में इसको सीहू, आसामी भाषा में इसको सीहू के नाम से जानते हैं। आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट नेम है, अगर एग्जाम कोई तैयारी कर रहा है पूछ सकते हैं आपको कहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले बताया क्या ध्वनि एवं सूंघने की शक्ति के द्वारा भोजन तलाशती है। इसकी सूंघने और सुनने, सूंघने और सुनने की शक्ति के द्वारा भोजन एवं शिकार तलाशती है। ये आपका एक मांसाहारी जलीय जीव है, ये आपका मांसाहारी जलीय जीव है। आप लोग साथ में नोट करते चले अगर करना हो। मांसाहारी जलीय जीव आपका ये मांसाहारी जलीय जीव है। आप लोग नोट कर सकते हैं इतना, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि हम लोग आगे बात कर सकें। नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर, मैं हर पॉइंट पर बात करूंगा यहाँ पर, समझते हुए चलिए। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ और बातें करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो आपको भी करनी है, और आप लोग इस जलीय जीव जो कि हमारी धरोहर है इसको बचाने में आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। यह प्राचीन जीव करीब 10 करोड़ साल से भारत में मौजूद है। 10 करोड़ साल से भारत में मौजूद। ये आपका जलीय जीव, प्राचीन जो जलीय जीव है हमारा, ये 10 करोड़ साल से हमारे इंडिया यानी भारत में मौजूद है। अगर आगे हम लोग बात करें, यह एक स्तनधारी जीव है। इसको हम लोग मछली ना कहकर एक स्तनधारी जीव कहते हैं। स्तनधारी जीव एक स्तनधारी जीव है। और आगे अगर हम लोग बात करें,
मादा की औसत लंबाई नर से अधिक होती है। मादा की औसत लंबाई नर से अधिक। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मादा की औसत लंबाई नर की लंबाई से अधिक होती है। इसकी औसत आयु 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई है। इसकी औसत आयु 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई। 28 वर्ष रिकॉर्ड की गई। आप लोग लिखते चले। इसको सन ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको सन ऑफ रिवर के नाम से जाना जाता है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको सिर्फ समझनी है, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं कि अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो सदियां पहले हमारे यहाँ जो अशोक सम्राट थे उन्होंने भी इसके संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई थी, इसके संरक्षण के लिए काम किया था। आप सोचिए कि वो कितने मतलब जागरूक रहे होंगे कि उस समय इन्होंने डॉल्फिन के लिए संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई। आज से 2020 जितनी भी सदियां हुई होंगी आपका, जब अशोक सम्राट रहे होंगे, उन्होंने इसके लिए हमारी योजनाएं चलाई थी डॉल्फिन को बचाने के लिए। ये जो है एक बहुत ही बड़ी बात हुई। सन ऑफ रिवर के नाम से इसको जानते हैं, आप लोग लिख सकते हैं सन ऑफ रिवर। सन ऑफ रिवर। और आगे हम लोग अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 1972 के भारतीय वन्य जीव संरक्षण कानून के दायरे में गंगा डॉल्फिन को शामिल किया था। केंद्र सरकार ने 1972 के वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में डॉल्फिन को शामिल किया था। जो आपका वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि 1972 में बना, उसमें भी हमारी केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को शामिल किया। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बताऊं अगर, कि इस अधिनियम को उल्लंघन करके अगर कोई भी डॉल्फिन की हत्या करता है या उसका शिकार करता है तो उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल दी जाएगी, जेल भेजा जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। उसी के बारे में ही आगे बताया है, जिसके तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना दंडनीय अपराध है। लिख देता हूं, जिसके तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना दंडनीय अपराध है। ये इसके बारे में कुछ बातें हो गई। और आगे कुछ पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कि स्लाइड में शायद आपके हो जाएंगे, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग भी इसके संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उनको भी एक एक करके देखते हैं। अगले पॉइंट कुछ इस तरह है कि यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, अगर अच्छी मात्रा में नदी में डॉल्फिन पाई जा रही है तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमारी नदी के लिए स्वास्थ्य का एक बहुत ही विश्वसनीय
संकेतक है। जैसे अगर बाघ आपके जंगलों में अच्छी संख्या में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके यहाँ वन एवं वन्य जीव संरक्षण उनके तहत उसके ऊपर काम हो रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा काम हो रहा है। तो ये कुछ बातें हो गई। अगर हम लोग देखें तो गंगा डॉल्फिन के लिए खतरे, मैंने आपको पहले भी बताया खतरे, शिकार, प्रदूषण, शिकार, प्रदूषण, बांध, शिकार, प्रदूषण, बांध, ये इसके लिए खतरे हो गए। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त श्रेणी, ये आपका एक बॉडी है जो कि आपके जो भी विलुप्त प्राय जानवर होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में अपनी रेड लिस्ट में उनको ऐड करती है और बताती है कि ये संकटग्रस्त हैं या नहीं है, उनके बारे में सूचना रखती है। और अगर हम लोग इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के बारे में देखें कि हमारी सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। संरक्षण के कदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। इसमें हमारी सरकार ने क्या किया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसको 2020 में स्वतंत्रता दिवस के दौरान जब हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने मिशन चीता या मिशन आपका बाघ या मिशन टाइगर जो था, मिशन टाइगर, जिसके तहत हम लोगों ने बाघों की संख्या में खूब सारी बढ़ोतरी की है और अपने सीमित समय से पहले ही हम लोगों ने वो आंकड़े अचीव कर लिए हैं जिनके बारे में वर्ल्ड में बातें हो रही थी। तो 2020 में प्रधानमंत्री जी ने मिशन प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आपका चलाया, प्रधानमंत्री जी ने 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया। दूसरा आपका है डॉल्फिन अभ्यारण्य, एक डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया, डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये आपका बिहार के भागलपुर जिला में बना, बिहार के भागलपुर जिले में बना। इसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये आपकी दूसरी योजना थी जो सरकार ने हमारी चलाई। तीसरी योजना अगर हम लोग देखें तो संरक्षण योजना एक चलाई गई थी, एक संरक्षण योजना चलाई गई थी जो 2010 से 2020 के बीच चली। 2010 से 2020 के बीच गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई गई, यानी 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। उसके बाद 2010 से 2020 तक एक हमारी परियोजना चलाई गई गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। उसके बाद 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और उसके बाद हमारे यहाँ पर बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया। और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस भी हमारे यहाँ मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। चौथा, राष्ट्रीय गंगा
डॉल्फिन दिवस, यह आपका प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे देश में प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डॉल्फिन के बारे में यही हमारे पास जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ साझा की। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये बहुत ही लाभदायक होंगी, आप लोगों को बहुत ही आपके यूजफुल होंगी आपके लिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूं जिसके जरिए आप लोग भी इसके संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं हर बार बताता हूं कि अगर प्रदूषण को रोका जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, हालांकि उसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, आने वाले समय में उसको हम लोग भी रोक भी सकेंगे। जो हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा विकसित होंगी तो हम लोग उसको रोक भी पाएंगे, लेकिन उसका जो हमारे देश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको अगर रोका जाए तो हम लोग बहुत सारे जीवों को बचा पाएंगे। और अगर जलीय जीवों की बात आती है तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग कूड़ा कचरा और जो पॉलीथीन हम लोग नहरों, समुद्रों या नदियों में फेंक देते हैं, उससे क्या होता है कि ये जो है गलती नहीं है। आप लोगों को पता है कि पॉलीथीन गलेगी नहीं, इतनी आसानी से गल ही नहीं सकती। ये लाखों जीवों के जो समुद्र में रहते हैं उनके, या तो जो उनके जिससे तैरते हैं उन पंखों में फंस जाती है, वो निगल जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा हानिकारक होती है। पॉलीथीन काफी ज्यादा हानिकारक होती है, जो वो निगल लेते हैं तो काफी ज्यादा जीवों की वहां पर जान भी चली जाती है। इसके द्वारा तो आप लोगों से निवेदन है, एक तो पॉल्यूशन कम करें, कम से कम पॉल्यूशन करें। दूसरी चीज, पॉलीथीन इधर उधर ना फेंकें, पॉलीथीन इधर उधर ना फेंकें, रास्तों पर भी ना फेंकें, क्योंकि वो अगर मवेशी जानवर भी अगर खाते हैं तो उनके लिए भी नुकसानदायक होती है। और समुद्र में जो जीव रहते हैं, जलीय जीव, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। और तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत जरूरी है आप लोगों को लिए जानना कि अगर आपको कहीं भी आपके इलाके में डॉल्फिन किसी तरीके से आ जाती है, कोई भी जलीय जीव, कोई भी जानवर आपके इलाके में आ जाता है तो उसको क्षति ना पहुंचाएं। हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या जो भी हमारी टीम होती है वन विभाग वाली, उसको फोन करें, नजदीकी थाने में आप लोग सूचना भेजें और उसको पकड़वाकर दोबारा जंगल में भिजवा दें, लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचाएं किसी भी तरीके का। काफी ज्यादा शिकार हो रहा है, काफी ज्यादा लोग मतलब बिना किसी वजह के ही जानवर को मार देते हैं, और इस तरह से हमारी जो धरोहर जो हमको प्रकृति ने दी है वो समाप्त हो रही है। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जानवरों को क्षति ना पहुंचाएं। और इसी के साथ हमारे आज के सेशन का अंत होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमसे इसी तरह लगातार जुड़े रहें। जय हिंद।